हेलो गाइस। तो बच्चों आज हम लेके आए हैं एक नया चैप्टर, एक नया कॉन्सेप्ट, एक प्यारा सा टॉपिक एंड दैट इज अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब मैग्नेट्स के बारे में आज हमें जानना है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, मैग्नेट की इफेक्ट के बारे में जानना है। मतलब सर मैग्नेट ही जानना है, आई बात समझ में। मतलब मैग्नेटिक चीजों से रिलेटेड जो भी बातें होंगी, मैग्नेट से रिलेटेड, मैग्नेटिक फील्ड कि कौन कौन मैग्नेटिक इफेक्ट बना सकता है, ठीक है, कितने टाइप से जो है मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं, क्या कोई नेचुरली भी होता है क्या, मतलब बना बनाया है, मतलब या मेन मैड भी है, ठीक है, या आर्टिफिशियल भी है, परमानेंट भी है, क्या भगवान ने बना के दिया है एज इट इज, ठीक है, सारी बातें करेंगे, ठीक है। और यह भी जानेंगे क्या इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेट के साथ कोई कनेक्शन है। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ करंट है, जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक चैप्टर में पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ किसी वायर में, सपोज कीजिए आपके पास एक वायर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम दौड़ रही है, बाढ़ दौड़ रही है। तो अगर किसी वायर में करंट है तो क्या वो करंट कैरिंग वायर खुद एक मैग्नेट है? क्या ऐसा कहीं जिक्र हो चुका है? किस दुनिया में हुआ, किस जमाने में हुआ, कौन था वो बताने वाला जिसने बताया था कि यस इफ यू हैव ए करंट, ठीक है, अगर आपके पास करंट है तो आपके पास मैग्नेट भी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कोई अलग अलग बुक नहीं है। पहले के टाइम में लोगों का यह सोचना था, मानना था, लगभग 1820 से पहले जितने भी बेवकूफ आए, मतलब बढ़िया वाले बेवकूफ, साइंस लोग के बेवकूफ, ठीक है ना, जो बढ़िया, आज के टाइम के बेवकूफ नहीं, वो बढ़िया बेवकूफ थे। तो सन 1820 से पहले, 1820 से पहले जितने भी साइंटिस्ट लोग आए, साइंस के बाप लोग आए, उनका यही मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के रास्ते अलग हैं। इलेक्ट्रिसिटी अपनी करती है, मैग्नेटिज्म अपना करता है काम, ठीक है, मतलब इन दोनों में कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। बिफोर 1820 ऑल साइंटिस्ट सेड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट टॉपिक्स, दे हैव नो रिलेशन विद ईच अदर। लेकिन 1820 में एक साइंटिस्ट आया और उसने उन सारे साइंटिस्टों की बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो बोले है। हु वाज दैट हु डेमोन्स्ट्रेट फर्स्ट दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिज्म, कि इलेक्ट्रिसिटी से एक मैग्नेटिक इफेक्ट, एक मैग्नेट जैसा इफेक्ट, एक चुंबक जैसा इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है। कौन था वो साइंटिस्ट? सर H.C. ऑरस्टेड, 10th क्लास में भी पढ़ा है, +2 में भी पढ़ा है। हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड डेमोन्स्ट्रेट एक्सपेरिमेंटली इन हिज लैब दैट ए करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड इट, ठीक है। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट याद करो, हाँ जाओ, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट वहीं से है। तो इस चैप्टर की बेसिक से जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है करंट की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक इफेक्ट। और ज्यादातर जो क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में वो करंट की वजह से बनने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट के क्वेश्चंस पर रहते हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले, ऑरस्टेड की बात पर आने से पहले, और बायोट-सेवर्ट्स लॉ इसमें पढ़ेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है आपके HTET TGT के अंदर, बायोट-सेवर्ट्स लॉ का डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट समझा +2 का। बायोट-सेवर्ट्स लॉ इंपॉर्टेंट है, करके जाना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा बेस तैयार करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का, मैं निखिल गर्ग आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म, कि हमारे सामने इस पृथ्वी पर, इस गोला पे, ठीक है, मैग्नेट किस रूप में आया, किसने बोला ये मैग्नेट है। ये कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स को, आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को, कुछ टुकड़ों को अट्रैक्ट करता हुआ मिला, कुछ मैग्नेट जैसी चीजों को अपनी तरफ खींचता हुआ दिखा। ऐसा कौन सी वो चीज थी जिसमें सबसे पहले मैग्नेटिज्म वर्ल्ड ने जन्म लिया? ऐसी कौन सी चीज थी? स्टार्ट करते हैं, देखो बिल्कुल, ठीक है, मजे से, इंटरेस्टिंग से, फ्लो से, इंटरेस्ट बनाते हुए पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी, मैग्नेट्स वर मेड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। एक बात समझ लेना, फिजिक्स का मतलब है नेचर को समझना, नेचर को समझना फिजिक्स है।
फिजिक्स मतलब ये नहीं है कि नेचर हमें फिजिक्स समझा रही है, नेचर को समझने के लिए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हम लगा रहे हैं। इस बात को दिमाग में डाला, मतलब नेचर क्रिएटेड है, नेचर ने हमको क्रिएट किया और हम नेचर के इस अद्भुत चीजों को हम समझ रहे हैं साइंस में। आई बस समझ में। तो भगवान ने नेचुरली, प्रकृति ने हमें मैग्नेट्स दे रखे हैं, भर भर के मैग्नेट्स दे रखे हैं। सबसे पहले देखा गया मैग्नेट्स वर मेड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, कि एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, प्राकृतिक रूप से एक सब्सटेंस हमारे सामने पड़ा है और पता नहीं था कि वो मैग्नेट है। हाँ, कौन से सब्सटेंस की बात कर रहे हैं यहां पे निखिल सर? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ठीक है, जिसको बोलते हैं आइडोस्टोन, आइडोस्टोन जिसको बोलते हैं आयरन की ब्लैक ओर, ब्लैक ओर ऑफ आयरन। डियर स्टूडेंट्स, पांडे जी, ब्लैक ओर ऑफ आयरन। एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ब्लैक ओर ऑफ आयरन इनिशियली फाउंड नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, कौन सी है वो? ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट Fe3O4 से शुरुआत होती है इस नेचुरल मैग्नेटिज्म की कॉन्सेप्ट। बाद में पता चला कि करंट से भी मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है। अभी तो नेचुरल मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, अभी तो पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मजे से एंजॉय से पढ़ते रहिए। मैग्नेटाइट Fe3O4, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। बढ़े आगे, फिर आपको पढ़ना है मैग्नेट दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल, जो भगवान ने, जो प्रकृति ने, जो हमें इस यूनिवर्स ने दिया, इस नेचर ने दिया। एक जिसमें मैंस की डिस्टर्बेंस रहती है, ठीक है, पर्सन्स की डिस्टर्बेंस रहती है, ह्यूमंस की छेड़खानी रहती है, जो हम अपने कुछ दिमाग का, जो ये दिमाग दिया है भगवान ने, ठीक है, इसका यूज करके हम कुछ तिगड़म लगा के, कुछ चेंजेस करके कुछ अपने लिए चीज बनाते हैं, अपनी इच्छा अनुसार बनाते हैं, डिजायर्ड साइज एंड शेप के बनाते हैं, अपने डिजायर का। वो आर्टिफिशियल है, लेकिन हमारी डिजायर नहीं चलती नेचर पे, नेचर अपना काम करती है। तो नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो नेचुरल होते हैं ना, तो उनसे इतना यूज नहीं लेते हम। नेचुरल मैग्नेट के लिमिटेड जो हैं प्रयोग हैं, लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं और वीक मैग्नेट है। लेकिन आज आपके घर के इवन किचन से लेकर इंडस्ट्रियल लेवल तक, मेट्रो स्टेशन के ऊपर, मेट्रो ट्रेन के अंदर, फैक्ट्रियों में, मशीनों में, क्रेन में, जो बड़े बड़े ऑपरेट कर रही हैं चीजों को बड़े बड़े स्केल के ऊपर, आज आप हर जगह से मैग्नेट से घिरे हुए हैं। ठीक है, कईयों के जो है, हम कहीं बात करें, घर में फ्रीज लगे हैं, फ्रीज तो सबके घर में लगे हैं सर, क्या बात करते हैं। ठीक है, तो फ्रीज में आपने देखा होगा मैग्नेट लगा। कहां लगा है मैग्नेट? टू ओपन और क्लोज द डोर। फ्रीज का गेट ऐसे खोल के हम छोड़ते हैं तो वापिस जो है वो पुल उसको खींचता है अंदर की तरफ, जो है एक फोर्स उसको अपनी तरफ वापिस बंद, अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। क्यों? अरे मैग्नेट लगा है। तो उस रेफ्रिजरेटर के अंदर मैग्नेट लगे हैं, बच्चों के खिलौनों में मैग्नेट लगे हैं, आपके मतलब फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज के अंदर, मशीनों में, मेट्रो ट्रेन में, मैगलेव ट्रेन बोलते हैं, ठीक है, आपकी मैग्नेट से भरी हुई है। मतलब ऐसी कौन सी चीज नहीं है जहां आज हम मैग्नेट पे डिपेंड नहीं है। मोटर घूम रही है, मैग्नेट है। आई बस समझ में। तो सिंपल सी बात है कि मैग्नेट का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। और भी प्यारा हो जाता है जब इसमें करंट की वजह से हम बात करते हैं कि करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट है, कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बनाया जा सकता है। फिर इसके बाद में एक साइंटिस्ट आया, वो ये कहता है कि अगर ओरशिड भाई साहब अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बना सकते हैं, क्या मैं मैग्नेट से, अगर मेरे पास मैग्नेट हो और मुझे जनरेटर चलाना हो, मुझे बल्ब चलाना हो, मेरे घर में रोशनी करनी हो, मुझे बल्ब चलाना हो, मुझे पंखा चलाना हो, मुझे एसी चलाना हो, और मेरे घर में सिर्फ मैग्नेट है, क्या मैं मैग्नेट से कुछ इलेक्ट्रिसिटी का जन्म कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। जब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना सकते हैं लोग, तो मैग्नेट से भी तो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। कौन था वो साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले ये बताया कि मैं मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बना के दिखाऊंगा? माइकल फैराडे सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन +2 का कॉन्सेप्ट है कि मैग्नेट को किसी कोयल में से आर पार किया, लाइनें पास की, फ्लक्स चेंज हुआ और गैल्वेनोमीटर की सुई हिली, और गैल्वेनोमीटर की जब सुई हिली तो दिमाग की बत्ती हिली कि करंट चल गया, उसमें बल्ब ग्लो कर गया। आई बस समझ में, याद करो। ठीक है, मजा है, फिजिक्स का अपना मजा है। ठीक है, हाँ। आर्टिफिशियल,
एक है नेचुरल मैग्नेट, एक आर्टिफिशियल। जो नेचुरल होते हैं वो बात कर चुका हूं, बहुत वीक होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, और कमजोर लोगों की पहचान नहीं होती, सिंपल सी बात है। तो इस टाइम आपका कमजोर होना नहीं बनता है, स्ट्रॉन्ग होना बनता है, ठीक है। क्योंकि हम भी अभी बीमारी से उठे हैं एकदम से, डेंगू फीवर से, तो ऐसा लग रहा है कि बच्चों के लिए एक बार फिर से हम जो हैं उठ खड़े हुए हैं। तो नेचुरल जो मैग्नेट है वो वीक मैग्नेट है, और वीक है तो इनके एप्लीकेशंस, प्रयोग हर जगह हम बहुत कम करते हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी जगहों पे करते हैं, लिमिटेड जगहों पे करते हैं, बार मैग्नेट्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज आज के टाइम में जो मैग्नेट से ऑपरेट हो रही है वो आर्टिफिशियल, हम जो बना रहे हैं, ठीक है, करंट की वजह से, ठीक है। हम क्यों? क्योंकि हम इनको रेगुलेट कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। तो जब ज्यादा कम हो सकता है तो रिजल्ट्स भी बढ़ते हैं, आई बात समझ में। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं वो डिजायर्ड साइज एंड शेप के होते हैं। डिजायर्ड, अपनी इच्छा अनुसार जो साइज देना है, जो शेप देनी है, दे सकते हो। यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर में, टॉयज में, फ्लॉपी डिस्क में, कंप्यूटर में, हर जगह, आई बात समझ में, ट्रेन्स में, आई बात समझ में, ठीक है। ये एक डायग्राम बनाया है मैंने बार मैग्नेट का, तो अब तक समझ में आ गया, आगे बढ़े, इस पे बात पे आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर जब हम किसी मैग्नेट को, स्पेशली बार मैग्नेट को, ये जो आपको दिख रहा है एक रेक्टेंगुलर टाइप के शेप की बॉडी जो दिख रही है, एक बार मैग्नेट है। जैसा कि आपके लिए कोई नया वर्ड तो नहीं है बार मैग्नेट, 10th क्लास में बहुत बार आपने सुना है, टीचर ने बोला है बार मैग्नेट। इट्स लाइक रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है, हैविंग वन फेस। हम कहें कि इसके एक पोल के ऊपर, एक एंड के ऊपर एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरे पोल के ऊपर, उसके दूसरे एंड के ऊपर इसके साउथ पोल होता है। वन एंड इज एट नॉर्थ एंड अनदर एंड इज एट साउथ पोल पे, आई बस समझ में। और इट्स रेक्टेंगुलर शेप। क्या होता है कि देखा गया पैटर्न बनाते हैं, आयरन पाउडर होता है, आयरन का एक जो है आयरन फिलिंग्स बोलते हैं, आयरन का पाउडर होता है। जब उस बार मैग्नेट के चारों तरफ उसको स्प्रेड किया गया तो एक पैटर्न बना, एक ब्यूटीफुल पैटर्न बना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का, सर्कुलर लाइंस का। वो किसका बना? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे जैसे फैल रही हैं तो फील्ड बन रहा है, दायरा बन रहा है, इफेक्ट बन रहा है। तो देखा गया कि सर नॉर्थ से साउथ लाइन जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द बार मैग्नेट, कि इस बार मैग्नेट के बाहर जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ टू साउथ। और अंदर ये नहीं है कि जस्ट ये बाहर जाकर खत्म हो जाएंगी साउथ पे, नहीं, यही तो फर्क है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव पे जस्ट टर्मिनेट होती है, खत्म होती है। मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे खत्म होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हैं वो आपकी नॉर्थ से साउथ बाहर तो निकलती हैं, अंदर सारी की सारी साउथ से नॉर्थ पैरेलल जाती हैं। इनसाइड द मैग्नेट द लाइंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड पैरेलल टू ईच अदर, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। गॉट इट? चलो, मतलब कंटिन्यूअस क्लोज कर्व होती है। क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस क्लोज कर्व होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब क्या किया कि हमने एक बार मैग्नेट को लटका के देखा, सस्पेंड करके देखा, और उसको अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब करके देखा, तो उस गजब की बातें नजर आई, ठीक है। देखो, तो ये एक रिजिड सपोर्ट है जहां से हम किसी चीज को, हम मैग्नेट को लटका रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। फ्रॉम दिस रिजिड सपोर्ट वी सस्पेंडेड ए बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ, और इसको मैंने डिस्टर्ब करके छोड़ दिया। मतलब ऐसे सोचो, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे, ये डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, मतलब इसको मैंने हिला के छोड़ दिया। तो जैसे ही थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ता हूं तो ये नॉर्थ पोल जो है वापिस नीचे आ जाता है, साउथ वापिस, मतलब वापिस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग अपने आप को अलाइंड कर लेता है। अर्थ के ऊपर सस्पेंडेड मैग्नेट, अपने आप तो मैग्नेट डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, अपने आप तो अपनी ओरिजिनल लाइन के अलोंग, उस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग तो नहीं आ सकता। और एक मैग्नेट को कौन हिला सकता है? खुद मैग्नेट। तो इस मैग्नेट को वापिस लेके आया है एक मैग्नेट ही। वो मैग्नेट कौन है? किसके ऊपर लटकाया था? अर्थ पे। तो इसका मतलब अर्थ के पास भी एक मैग्नेट प्रॉपर्टी है। प्लस 2 में पढ़ा अर्थ मैग्नेटिज्म, कि अर्थ के सेंटर में एक बहुत ह्यूज बार मैग्नेट सस्पेंडेड है। तो अर्थ भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और उस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऊपर सस्पेंडेड मैग्नेट हिल रहा है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं कोई एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करता है, यह बात दिमाग में डाल लो, ठीक है। हाँ,
तो इस रिजिड स्पोर्ट से एक सस्पेंडेड मैग्नेट था। तो देखा गया कि एक मैग्नेट क्या कर सकता है, एक मैग्नेट क्या कर सकता है, क्या करते हैं बचपन में, क्या करते हैं मैग्नेट से, देखते होगे आप, ऐसे टूर टूर उसको लेके चलते थे, पीछे पीछे उसको अट्रैक्ट करवाते थे चीजों को। तो मैग्नेट क्या कर सकता है, मैग्नेट खींच सकता है कुछ मैग्नेट लाइक मटेरियल्स को, आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहां मैक्सिमम होती है, पोल्स पे। देखो लाइनों की क्राउड, लाइनों का जो गुच्छा है वो नियर द पोल्स, नियर द एंड ज्यादा है, क्राउडनेस ज्यादा है। मोर इज द क्राउडनेस ऑफ फील्ड लाइन्स, मोर विल बी स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा लाइनों का क्लोजनेस जो है बढ़ेगा, गुच्छा बढ़ेगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, मजा आ रहा है। अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट पोल्स। अभी तो बेसिक चल रहा है, धीरे धीरे मजे आएंगे इस पे, क्वेश्चन के ऊपर करेंगे जब इसके ऊपर। और अब कह रहा है कि जब एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे, जो ऊपर वाली बात है, जब एक बार मैग्नेट को सस्पेंड किया जाता है और डिस्टर्ब किया जाता है, तो आफ्टर सम टाइम इट ओरिएंट्स, अपने आप को वापिस शिफ्ट कर लेता है। इट ओरिएंट्स इट सेल्फ, अपने आप को इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, इसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को। और आपको ही पता है कि पढ़ते आए हैं नॉर्थ नॉर्थ, आपको पता है कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ठीक है, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अगर वापिस इसके पास लेके आए तो ये क्या करेंगे, ये रिपल करेंगे। तो एक जैसे पोल फेंकते हैं, उनमें नफरत होती है और अपोजिट पोल्स में प्यार होता है। ठीक है, तो क्या बोला, लाइक पोल्स रिपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल्स, बढ़े आगे, समझ में आया। नॉर्थ नॉर्थ फेंकेंगे, साउथ साउथ फेंकेंगे, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, प्यार करेंगे, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ जी। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बात एक जैसी ही है, वो भी फील्ड है, ये भी फील्ड है। ये मैग्नेट की चारों तरफ फील्ड है, वो चार्ज के चारों तरफ फील्ड है। कि एक चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस है जिसमें अगर हम किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेके आए और उस रेंज में आने पर, उस स्पेस में आने पर अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो हम कहें कि उसने उसके चारों तरफ एक फील्ड बनाया है, जो फील्ड उस पर फोर्स लगा रहा है। द स्पेस अराउंड ए चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक मैग्नेट की चारों तरफ का स्पेस मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपको एक डॉटेड बाउंड्री नजर आ रही होगी। इस डॉटेड बाउंड्री के बाहर, इस डॉटेड बाउंड्री तक ही एक फील्ड बना हुआ है, एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, एक रेंज बनी हुई है। और इसके बाहर एक नेल है, एक किला है, कील है, एक आयरन, लोहे की। और लोहा, आयरन अपने आप में एक मैग्नेटिक मटेरियल है। इसको अगर कोई सामने मैग्नेट दिखेगा तो उसकी तरफ चिपकेगा, ये चिपकेगा, लेकिन अपने आप नहीं चिपकेगा, वो उसकी रेंज में होना जरूरी है। अभी बताया था, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को ही अट्रैक्ट कर सकता है, रिपल कर सकता है। फील्ड में जब आएंगे, शेर की रेंज में जब आएंगे तो शेर खींचेगा। आई बात समझ में। तो ये आयरन है, ये आयरन इस लक्ष्मण रेखा से बाहर है, तो इस आयरन के ऊपर कोई फोर्स नहीं, इस फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं है, जैसा कि लिखा भी। तो इस पी पॉइंट पर कोई फोर्स नहीं है इस आयरन नेल पे। क्यों नहीं है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। जैसे ही ये नेल फील्ड में आ गई है, देखो अंदर आ गई है, तो एक फोर्स का एरो दिख रहा है मैग्नेट की तरफ, मैग्नेट खींचना शुरू कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, लिखा है सर ने, समझिए। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, एक मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्सन महसूस की जा सकती है, खिंचाव और फेंकाव महसूस किया जा सकता है, उसको हम बोलेंगे फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये एक बार मैग्नेट की चारों तरफ भी हो सकता है, एक करंट कैरिंग वायर के भी चारों तरफ हो सकता है। प्रॉपर्टीज पढ़नी है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। ठीक है, एक चीज दिमाग में डाल लेना कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये इफेक्ट्स हैं जिनको सिर्फ आप फील कर सकते हो। बिजली के झटके महसूस होते हैं, देखे नहीं जाते। मैग्नेटिक इफेक्ट देखा नहीं जाता, फील किया जाता है। और जो चीज़ फील की जाती है वो चीज़ इमेजिनरी होती है। ठीक है, लेकिन क्लास 11th की जो फिजिक्स है ना आपकी,
कि गाड़ी चल रही है तो गाड़ी चलती हुई दिखाई देती है, टायर चलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, टायर का सेंटर ऑफ मास है, चीजें हैं। मतलब क्लास 11th की फिजिक्स आपकी रियल फिजिक्स है। पेंडुलम आपके सामने मूव करता है। प्लस 2 की फिजिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, सारी की सारी वो फील्ड की फिजिक्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आप ये बना रहे हो, थोड़ी देर में ये भी आएगा कि एक वायर है, ठीक है। मेन तो यहीं से जो है स्टोरी शुरू होती है, पहले बेस तो तैयार कर लें। ये इसमें करंट है, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का गुच्छा देखा गया, जो ये आपको समझाते आ रहे हैं टीचर्स आज तक ये लाइनें बना के। तो हम बात कर रहे थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपकी इमेजिनरी लाइंस होती है। जैसा कि मैग्नेट की चारों तरफ बताया, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक करंट कैरिंग वायर की भी चारों तरफ हो सकती है, लेकिन ये दिखाई नहीं देती हैं। जस्ट एन फीलिंग इफेक्ट, एक फील वाला इफेक्ट है। तो हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस स्टूडेंट्स। सेकंड तो मैं भी बता चुका हूं कि दीज आर क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व। ये क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व होती हैं। अगर आपसे डायरेक्शन पूछे मैग्नेटिक फील्ड की तो आपको बतानी है नॉर्थ से साउथ और फिर अंदर साउथ से नॉर्थ, तो पूरी बंद चक्कर होते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि अभी आपने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कर्व हैं, तो इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट पर जब एक टेंजेंट खींचते हैं, व्हेन वी ड्रॉ ए टेंजेंट, तो उस टेंजेंट से हमें उस पॉइंट के ऊपर उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चलती है। और हर हालत में टेंजेंट नॉर्थ से साउथ ही इंडिकेट कर रही होती है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। जैसे ये टेंजेंट है नॉर्थ से साउथ, इधर इस पे टेंजेंट ड्रॉ की नॉर्थ से साउथ, लिखा भी है हमने। टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं, ये जो कंटिन्यूअस कर्व हैं, हर एक लाइन अपने रास्ते पे चलती है, कोई एक दूसरे के रास्ते में नहीं आती है। अगर एक दूसरे के रास्ते में आ गई और बाय चांस उन्होंने एक दूसरे को कट कर दिया किसी पॉइंट पर, वही बात गड़बड़ कर देगी, वही बात बिगड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सर जब दो लाइनें कट करती हैं तो उस पॉइंट पे, उस पॉइंट ऑफ कटिंग पे, इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट हो जाती, और दो टेंजेंट का मतलब दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो कंफ्यूज हो जाओगे कि इधर जाएं कि उधर जाएं, कौन सी डायरेक्शन माने, तो विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए बोला है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डोंट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इफ दे डू सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बच्चों देयर विल बी टू टेंजेंट्स, मींस टू डायरेक्शंस ऑफ फील्ड, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग से। मजा तो तब आएगा जब आप करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट करोगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ओरस्टेड सर से दुनिया शुरू होती है। ओरस्टेड सर की बात पढ़ेंगे। और याद करो आपने 10th और प्लस 2 में पढ़ा था, हाथों के रूल्स जो हैं, इसमें हाथों का बड़ा इस्तेमाल होता है कि एक चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लग रहा है, बताओ फोर्स उसको कहां डिफ्लेक्ट करेगी, कौन सी डायरेक्शन में। राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, बड़े रूल्स लगाए हैं कि होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच ए वे दैट द थंब पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्वेचर टेलिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया। फिर लेफ्ट हैंड रूल फतेहाबाद में चोर है, या हम कहें जैसे इसमें हमें अपने तरीके के लिए याद के लिए हम जो बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में जो आपका थंब है वो फोर्स बताता है, तो हम इसको फतेहाबाद बोलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे फतेहाबाद नाम का जिला है, तो उससे हम याद रखते हैं। तो आप ऐप से कुछ भी याद रख सकते हो, फरीदाबाद, फतेहाबाद फोर्स में मैग्नेटिक फील्ड, सी चोर करंट, फतेहाबाद में चोर। आइए समझ में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। तो इस चैप्टर में बात करेंगे ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बायोट-सेवर्ट्स लॉ, जिस पर क्वेश्चन आया हुआ है स्टैटिस्टिक्स साइंस में, वो क्वेश्चन करेंगे इसके साथ ताकि आइडिया हो, ठीक है। बायोट-सेवर्ट्स लॉ के बाद हम बात करेंगे सोलिनॉइड की, इलेक्ट्रोमैग्नेट की, सोलिनॉइड, लॉन्ग सोलिनॉइड, टॉरॉइडल सोलिनॉइड। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, QEB sin थीटा, फोर्स ऑन ए कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ILB sin थीटा। फिर हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय AC एंड DC। फिर हम बात करेंगे डोमेस्टिक सर्किट की। हमारे घर में 3 वायर आती हैं, कौन सी? रेड वायर, ब्लैक वायर, ग्रीन वायर। तीनों का क्या फंक्शन है?
कौन सी वायर डेंजरस वायर कहलाती है? लाइव वायर कहलाती है, रेड वायर जिसमें मेन करंट आता है। कौन सी वायर को सेफ्टी वायर वाली बोलते हैं? सेफ्टी वायर बोलते हैं, ग्रीन वायर। कौन सी वायर को न्यूट्रल वायर बोलते हैं? ब्लैक वायर। हमारे घर में कितने सर्किट्स होते हैं? पंखा जो चल रहा है, एसी चल रहा है, हीटर चल रहा है, वो किस रेंज में चलते हैं? कितने सर्किट्स होते हैं? ठीक है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? ओवरलोडिंग क्या होती है? ये सारी बातें करेंगे। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है? एमसीबी क्या होती है? फ्यूज का क्या काम है? ये चीजें बात करेंगे। तब तक के लिए इस बेसिक को तैयार कीजिए। अभी हम अपने मेन कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं इस चैप्टर की स्टोरी, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, बायोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, तो तैयार कीजिए, अभी आते हैं। सो गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मेन पार्ट, मेन स्टोरी। तो तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ओरस्टेड सर ने, एच.सी. ओरस्टेड पूरा नाम है, उस एच.सी. ओरस्टेड सर ने, उस भाई साहब ने क्या करके दिखाया इस मैग्नेट की दुनिया में। सर ने बताया कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ एक माहौल है, एक इन्वायरमेंट है, किसका? मैग्नेट लाइक, जिसको हमने बोला मैग्नेटिक इफेक्ट। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। किसका? करंट का। जो इस चैप्टर की हेडिंग है, जो बोला था मैंने, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। स्टार्ट करते हैं ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में। तो इसमें आपको जस्ट इतना ही याद रखना है कि ओरस्टेड सर ने यह बताया था दुनिया को कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, ये यूनिक हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है कि कोई भी अगर मेरे पास किसी भी शेप की, आर्बिट्रेरी शेप की कोई भी वायर है, तो उस वायर की वजह से कुछ डिस्टेंस पर जाकर किसी पॉइंट पर इफ आई विल चेक द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या कॉन्सेप्ट है? तो दो साइंटिस्ट आए, बायोट-सावर्ट्स, उन्होंने मिलकर काम किया। ओरस्टेड सर ने कमी छोड़ दी, उस कमी को पूरा किया और बायोट-सावर्ट्स लॉ नाम से एक टॉपिक आया, वो समझेंगे। तो सबसे पहले ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें जस्ट आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना ही याद रखना है कि ओरस्टेड सर ने लिंक कर दी दो चीजों को। ओरस्टेड सर ने दो चीजों को लिंक कर दिया, तो हम पढ़ रहे हैं ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में सर ने जो बताया, जैसा कि मैंने अभी बोला, आपको जस्ट इतना याद रखना है। सर ने बोला कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, इस वायर में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और इस करंट कैरिंग वायर के पास अगर हम कोई मैग्नेट जैसी चीज लेके आते हैं, जैसे एक मैग्नेटिक कंपास लेके आए। क्या लेके आए? मैग्नेटिक कंपास। तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक कंपास है, ये मैग्नेटिक कंपास है, तो ये मैग्नेटिक कंपास अपने आप में एक टीनी मैग्नेट है। क्या ये एक टीनी मैग्नेट? और मैग्नेटिक कंपास का मतलब है सर, ये डायरेक्शन बताने के लिए काम आता है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट करता है। तो इसमें क्या रहती है? इसमें एक निडल रहती है, एक सुई रहती है, ये निडल रहती है, जिसके ऊपर लिखा है हमने एन, नीचे लिखा है साउथ। और आपको यह भी पता है कि मैग्नेटिक कंपास जो है वो मैग्नेट तो है, क्योंकि जहां नॉर्थ साउथ हो जाती है वो मैग्नेट हो जाती है वो चीजें। तो एक मैग्नेट को कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है? एक मैग्नेट को कौन डिस्टर्ब कर सकता है? खुद दूसरा मैग्नेट। तो इस मैग्नेट को ओरस्टेड सर ने, जब इस मैग्नेटिक कंपास को जब ओरस्टेड सर इसके पास लेके गए, इस वायर के पास लेके गए, तो डिफ्लेक्शन जो है इस नीडल में ऐसे होगी, मतलब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, इक्वली पोजीशन से हिल गई, मतलब ऐसे होगी मान लो, या ऐसे होगी, मतलब इसमें आ गई डिफ्लेक्शन। नीडल में क्या आ गई? डिफ्लेक्शन। और नीडल में डिफ्लेक्शन आने का मतलब है कि पक्का इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट है। क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो सर ने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली किया, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो क्या था ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट सर का? सर ने एक गत्ते का एक बोर्ड लिया, जिसको बोलते हैं कार्डबोर्ड। तो ये कार्डबोर्ड लिया सर ने, ठीक है, ये कार्डबोर्ड लिया, ठीक है। इस कार्डबोर्ड के सेंटर में सर ने होल कर दिया, और इस होल में से एक वायर को पास कर दिया। वायर इज पास्ड थ्रू द होल ऑफ दिस, ठीक है, दैट इज क्रिएटेड एट द सेंटर ऑफ द कार्डबोर्ड। तो इसमें से एक वायर को हमने आर पार कर दिया, और आपको ही पता है कि करंट जो चलेगा वो क्लोज पाथ में चलेगा,
तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें करंट है, वो वायर में बिना बैटरी कहां से आ गया, वो अंडरस्टूड है, पीछे पूरा कनेक्शन है, पूरा क्लोज पाथ है, स्विच है, बैटरी है, सब कुछ है। तो अब हमारे पास एक आयरन फिलिंग नाम की चीज होती है। क्या होती है? आयरन फिलिंग्स। आयरन के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, थोड़ा सा हम कहें पाउडर टाइप में आयरन की फिलिंग्स जो हैं। अब हमने आयरन फिलिंग्स को, जब इसमें करंट जीरो था, जब इस वायर में कोई करंट नहीं था, जब कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई इफेक्ट नहीं था, तो जो आयरन फिलिंग्स है जो हमने इसके सेंटर पे इधर उधर बिखेरी हुई थी, जो स्प्रेड थी वो इधर उधर बिखरी हुई थी, उसमें भी कोई हलचल नहीं थी। लेकिन एज करंट अपीयर्स इन द वायर, जैसी वायर में करंट आता है, आयरन फिलिंग्स स्टार्ट टू अरेंज देमसेल्फ। तो इन आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को जचाना, अरेंज करना शुरू कर दिया एक ब्यूटीफुल पैटर्न में। और वो पैटर्न बना किसका? सर्कल्स का, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का। और बेसिकली वो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। इसका मतलब सर ये आयरन फिलिंग्स जो हैं, जो आपने अभी स्प्रेड आउट की है, ठीक है, जैसे इसमें करंट आया तो इन आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को देखो इस सर्कल में अरेंज करना शुरू कर दिए। सर गजब हो गया। ये किसका बना? ये हमारा बना कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या बना ये बना कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना है ये क्या है? ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां से ये चीज कंफर्म हो रही है कि नहीं हो रही है कि इलेक्ट्रिसिटी से एक मैग्नेटिक इफेक्ट बन रहा है। तो बस इतना ही याद रखना है, यस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिज्म। ए करंट कैरिंग वायर इटसेल्फ बिहेव लाइक ए मैग्नेट, कि करंट कैरिंग वायर खुद एक मैग्नेट है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि ओर्स्टेड सर ने और क्या बताया, ठीक है। अगर किसी सर्किट में करंट की डायरेक्शन, मान के चलो कि आपके सर्किट में करंट जा रहा है इधर, ठीक है, ए से बी जा रहा है किसी वायर में, ये ए टर्मिनल है बी, ए से बी करंट इधर जा रहा है और उस नीडल में मैग्नेटिक कंपास की सुई में डिफ्लेक्शन आपने किसी एक साइड नोट कर ली, ठीक है, आपने किसी एक साइड नोट कर ली, सपोज कि ईस्ट में, ठीक है। अगर आपका करंट जो है वो अगर कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है और मान के चलो डिफ्लेक्शन जो है वो थोड़ी सी ईस्ट की तरफ आई ना उसकी नीडल में, अगर बाय चांस उसकी करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दें बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ बैटरी के टर्मिनल्स को इंटरचेंज करके अगर सर्किट में करंट की डायरेक्शन बदल दें तो डिफ्लेक्शन जो है, जो डायरेक्शन होगी डिफ्लेक्शन की नीडल में आल्सो गेट्स रिवर्स्ड, वो भी पलट जाएगी, ठीक है। इस चीज को भी दिमाग में डाल लेना। मतलब मेन बात ये है कि मैग्नेट के उस इलेक्ट्रिसिटी के चारों तरफ एक मैग्नेटिक इफेक्ट बन रहा है। तो ये देखा गया एक वायर है और इसके चारों तरफ एक जो है पैटर्न बन रहा है। ये किसका पैटर्न है? ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का। तो इसको हमने बोला मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या ये मैग्नेटिक इफेक्ट है किसका? करंट का, ठीक है। तो सर ने ये बता दिया, ओर्स्टेड सर ने बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिज्म बना सकते हैं। बाद में एक चैप्टर है इसमें इसी में आएगा एक पार्ट जिसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करवा के किसी लूप में से आप बल्ब ग्लो करवा सकते हो, वो साइंटिस्ट था फैराडे। लेकिन अभी के लिए जस्ट बात रहेगी कि जहां जहां वायर है, करंट कैरिंग वायर, वहां वहां मैग्नेट भी है। स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट्स की तरफ, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व होती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती हैं। क्या होती हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। हाँ, तो अब आपको एक बात बतानी है कि सर अगर वायर में करंट है ऊपर और इधर वायर में करंट है नीचे, तो पक्का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो होंगी। वो तो आप पहले से ही बना लीजिए कि आपको पता है कि वायर में करंट है, जैसा कि अभी ओर्स्टेड सर ने बोला। तो आप अपनी तरफ से ये सर्कल्स बना लीजिए। बनाया मैंने सर्कल्स, इधर भी सर्कल्स बना लीजिए। तो सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हो आप, तो बेसिकली मैं ये क्या बना रहा हूं? ये मैं बना रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बना रहा हूं? मैग्नेटिक फील्ड। सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है इसकी डायरेक्शन क्या होगी?
इसकी डायरेक्शन क्या होगी अगर वायर में करंट ऊपर जाएगा। इसके लिए एक रूल पढ़ने हैं, हमें एक रूल पढ़ना है, और वो रूल आपने 10th क्लास में भी पढ़ लिया, छोटी क्लास में भी, जिसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, जिसको बोलते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल कहता है कि आपके पास जो भी कंडक्टर है उसको सबसे पहले अपने राइट हैंड में होल्ड कीजिए। तो राइट हैंड थंब रूल क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग वायर। तो इट सेज दैट, ये कहता है होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड। सपोज कीजिए कि ये कंडक्टर है जिसमें करंट ऊपर जा रहा है, ये कंडक्टर है जिसमें करंट नीचे आ रहा है, वट एवर जो भी, होल्ड दैट कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच ए वे कि जो थंब दिख रहा है आपको, थंब पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपको अपना थंब अंगूठा करंट की डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेना है, अलाइन कर लेना है। तो ये जो उंगलियों का घुमाव है, देन द कर्वेचर ऑफ फिंगर्स, ये कर्वेचर दिख रही है आपको, कर्वेचर, ये कर्वेचर आपको बताएंगी किसकी डायरेक्शन। देन कर्वेचर ऑफ फिंगर टेल्स यू अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज में होगा या एंटी क्लॉकवाइज में होगा। बताइए, अगर करंट ऊपर है तो किस में होगा? क्या है ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है मेरी तरफ से, आप भी देख लो। अगर करंट ऊपर जाएगा तो पक्का आपको मैग्नेटिक लाइंस एंटी क्लॉकवाइज में मिलेंगी, ऐसे हैं तो क्लॉकवाइज में मिलेंगी। तो इसमें कैसी आई डायरेक्शन? इसमें ये देख लो, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस में है? एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉक में। और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारी किस में है? क्लॉकवाइज सेंस में। कौन से रूल से बताया? राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल? कि जो थंब होगा वो करंट की डायरेक्शन को बताएगा, लिख सकते हो डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट की डायरेक्शन को बताएगा। और जो फिंगर्स हैं हमारी, कर्वेचर जो है हमारी फिंगर्स हैं, उनका घुमाव, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, इस चीज को उतारते रहिए साथ साथ, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर कितने टाइप्स के मैग्नेटिक फील्ड इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेंगे। कितने टाइप्स के मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के हिसाब से। तो आपको जो याद रखने बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हम यहां पर दो टाइप के क्रिएट करेंगे। एक क्रिएट करेंगे इनवर्ड, इनवर्ड, दूसरा क्रिएट करेंगे आउटवर्ड। एक इनवर्ड क्रिएट करेंगे, एक आउटवर्ड क्रिएट करेंगे। इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों जो रहेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे बेसिकली इनवर्ड और आउटवर्ड, ये दोनों ही परपेंडिकुलर रहेंगे जिस प्लेन में आप बना रहे हो। तो इनवर्ड रहेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, बोर्ड, कुछ भी जिस पर आप ड्रॉ कर रहे हो। ये भी क्या रहेगा? ये भी परपेंडिकुलर रहेगा किसके? प्लेन के। तो इसका रीजन कैसे बनता है? कौन से सिंबल से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हमें जो है बनता हुआ दिखाई देता है? तो सपोज कीजिए कि 1 2 3 4 आपके पास 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं या 5 लाइंस हैं। ये पांचों की पांचों इस व्हाइट बोर्ड के ऐसे गई, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई और प्लेन के परपेंडिकुलर। तो जब लाइंस प्लेन के इनवर्ड अंदर की तरफ नॉर्मली जाएं तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है इनवर्ड, और उसका रीजन ऐसा होता है। ये क्रॉसेस जो आपको दिख रहे हैं, समझ जाना कि सर ने एक रीजन बनाया है मैग्नेटिक फील्ड का, और ये मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन है ये इनवर्ड है और परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसी तरीके से एक आउटवर्ड बनता है, इनवर्ड। ये क्रॉसेस जो है, ये लाइनें अंदर की तरफ जा रही नॉर्मली, अंदर इसको चीरती हुई, पेनिट्रेट करती हुई बोर्ड को। अब आते हैं आउटवर्ड पे। अगर वही लाइनें बोर्ड से बाहर आई नॉर्मली, तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? आउटवर्ड। आउटवर्ड को हम लिखते हैं डॉट से। किससे लिखते हैं बच्चों? डॉट से। आउटवर्ड को हम डॉट से लिखते हैं। ये डॉट का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है नॉर्मली। ठीक है, समझ गए? इतना क्लियर हो गया कि इनवर्ड और आउटवर्ड को हमें कैसे लेना है और राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाना है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि सर ओर्स्टिड सर ने ये तो बता दिया, ओर्स्टिड सर ने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिज्म बना सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकाल ली। लेकिन अगर बात कहूं कि सर वायर कोई जरूरी है क्या कि वायर करंट कैरिंग वायर स्टेट हो, हमें वायर चाहिए जिसमें करंट हो, तो वायर किसी भी शेप की हो सकती है, वायर टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, करंट होना चाहिए, वायर सर्कल में हो सकती है, वायर आर्क हो सकती है, वायर ऐसी हो सकती है, वायर दो वायर हो सकती है, मतलब कोई भी शेप की वायर हो सकती है। और किसी भी शेप की वायर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है करंट होना चाहिए, क्योंकि हम जो मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं वो करंट की वजह से पढ़ रहे हैं। तो ओर्स्टेड सर ने ये तो बता दिया कि इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन फिजिक्स में विदाउट मैथमेटिक्स, विदाउट मेजरमेंट, विदाउट फॉर्मूला हम काम तो नहीं कर सकते, हम आगे तो प्रोसीड नहीं कर सकते। अगर मैं ये कहूं कि सर इस वायर से, कि सपोज कीजिए एक आर्बिट्रेरी शेप की वायर ली, आर्बिट्रेरी शेप का मतलब कोई भी रैंडम शेप है, ये इसका ऊपर वाला एंड एक्स है, ये नीचे वाला एंड वाई है, और करंट कैरिंग है, मुद्दे की बात तो ये है। तो इस वायर से, अब आपको पता है इस वायर की चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगी, और हर उस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में किसी पॉइंट पर उस वायर से डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की कोई वैल्यू प्रोसेस होगी कि नहीं होगी? होगी। तो कितनी होगी, वो स्ट्रेंथ क्या है, वो वैल्यू क्या है? अगर मैं इस वायर से अगर मैं आर डिस्टेंस के ऊपर जाऊं और एक पॉइंट पी लूं और पूछूं कि बताओ इस वायर ने इतनी डिस्टेंस के ऊपर जाके उस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया, तो वो ओर्स्टेड सर नहीं बता पाए, मतलब कैलकुलेशन टाइप नहीं कर पाए। कोशिश बहुत की उन्होंने, बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत अटेम्प्ट्स किए, नहीं कर पाए। तो इसको बताने के लिए बायोट सेवर्ट्स लॉ आए। तो अब हम पढ़ रहे हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर आपका स्टैटिस्टिक्स साइंस में क्वेश्चन रहा है, बायोट सेवर्ट्स लॉ। तो बायोट सेवर्ट्स लॉ उस दुविधा को, उस प्रॉब्लम को सोल्व करते, निजात दिलाते हैं। कहते हैं कि डोंट नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम टुगेदर, एक साथ हम सोल्व करेंगे। तो कहते हैं कि सर ने मैथमेटिकल काम करने के लिए सर ने इस बायोट सेवर्ट्स लॉ का एक पिलर तैयार किया, जिसको जो है बेस बना के, सीडी बना के सर ने अपनी डेरिवेशन, अपना रिजल्ट, अपना फॉर्मूला तैयार किया, और आपने वो +2 क्लास में भी पढ़ा है। सर ने इस पूरी वायर की वजह से, इस वायर की टोटल वायर की लेंथ की वजह से उस गिवन पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट नहीं निकाला, सर ने छोटे छोटे हिस्से काटे, जिनको बोलते हैं स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। यस, तो बायोट सेवर्ट्स लॉ में सबका सर का जो मेन टूल है, इसी की एप्लीकेशंस आती हैं इसी में, जो मेन टूल है वो है स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल, जिसकी लेंथ डीएल है, जिसकी लेंथ डीएल है। और फिजिक्स में एक चीज समझ लेना कि जब हम थोड़ी चीजें लेट करते हैं ना, जैसे इस वायर की पूरी लेंथ तो एल है, एक्स से लेकर वाई तक, लेकिन इसका हिस्सा डीएल माना है, तो पूरी की वजह से इस पी पॉइंट पर तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बी टोटल आएगा, तो डीएल की वजह से थोड़ा आया। फिजिक्स में थोड़ी चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स भी थोड़े ही होते हैं। डीएल लेंथ है, डीबी मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो बायोट सेवर्ट्स लॉ सर कहते हैं कि जो मेन टूल है मेरा, कि एक्स से वाई की जितनी भी लेंथ है, तो मुझे इस पूरी वायर की वजह से आर डिस्टेंस के ऊपर एक पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये थीटा एंगल है, थीटा आई बस समझ में, थीटा एंगल है। तो हमने क्या करना है, हमें इस एक्स से वाई में, हमें एक्स से वाई में ऐसे 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 जितने डीएल बन सकते हैं, सारे डीएल की वजह से इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड देखना है। एक डीएल 1 डीबी देगा, एक डीएल 1 डीबी देगा, 2 डीएल 2 डीबी देंगे, तो एक्स से वाई में ऐसे ऐसे छोटी छोटी करंट कैरिंग लेंथ के कितने एलिमेंट्स बन सकते हैं? देखो 1
2, ऐसे ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। तो मैंने जो है, हम कहें कि एक डीएल काट लिया मैंने, ये एक डीएल काट लिया, ऐसे बोलो एक डीएल है, ये डीएल है। इसकी लेंथ जो आपको दिख रही है, जो मैं बना रहा हूं, इसको बोलते हैं डीएल। और ऐसे ऐसे बहुत सारे डीएल बनेंगे। तो एक डीएल की वजह से यहां पर बनेगा एक डीबी। क्या बनेगा? डीबी। वो क्रॉस भी बन सकता है, वो डॉट भी बन सकता है, वो इनवर्ड भी बन सकता है, वो आउटवर्ड भी बन सकता है। वो तो डायरेक्शन के लिए हम चेक कर लेंगे, ठीक है, कौन सा, उसके लिए भी बहुत रूल है। स्क्रू रूल है, आपका क्रॉस प्रोडक्ट रूल है, राइट हैंड थंब रूल है। तो 2-3 रूल है, इनमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप लगा के डायरेक्शन देख लो। तो इस डीएल की वजह से जो डीबी आया वो देखा गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला मुझे किसके? आई के। फर्स्ट, किस डीबी की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी कम होती जाएगी, वो डिपेंड करेगी आई पे। एक फैक्टर तो ये मिला। दूसरा जो फैक्टर मिला वो मिला किसका? डीएल का, कि जितनी ज्यादा इसकी लेंथ बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। तीसरा फैक्टर बढ़ा साइन थीटा का। ये बायोट्स जो सेवर्ट सर हैं, वो एक्सपेरिमेंटली हम कहें इस चीज को फाइंड आउट कर रहे हैं कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और जो लास्ट वाला है ना, वो तो यूनिवर्सल है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि किसी भी चीज का असर डिस्टेंस के साथ इनवर्स में जो है घटता जाता है। आपको पता है डिस्टेंस बढ़ने से, तो किसी भी चीज का इफेक्ट डिस्टेंस बढ़ने के साथ कम होता ही जाता है, ठीक है। कम डिस्टेंस पे देखोगे, पास देखोगे तो ज्यादा वैल्यू मिलेगी, ज्यादा डिस्टेंस पे देखोगे तो कम वैल्यू मिलेगी। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ तो यूनिवर्सल है, फंडामेंटल लॉ है जी। आपका कूलम्स लॉ है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में जी। ग्रेविटेशनल लॉ M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, उसमें भी 1 अपॉन R स्क्वायर है, और कूलम्स लॉ में भी 1 अपॉन R स्क्वायर, यहां पर भी 1 अपॉन R स्क्वायर है। तो R स्क्वायर तो सिंपल सी बात है, मुंह उठा के रख देते हैं, सिंपल सी, ठीक है ना, कि पता है कि डिस्टेंस के साथ जो है काम खत्म ही होना है, ठीक है। तो अब इन चारों को हमने जब ऐड किया तो हमारे पास बना dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और फिजिक्स में जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं, इसको रिमूव करते हैं, तो इसकी जगह एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट है dB इक्वल टू, ये बन गया पूरा बायोट-सीवर्ट्स लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये है हमारे पास dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द बायोट-सीवर्ट्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। ये स्केलर फॉर्म में हमारे पास बायोट-सीवर्ट्स लॉ, वेक्टर फॉर्म में भी हम इसको पढ़ेंगे भी क्या है। तो अभी के लिए इसको इतना लिख लीजिए। अच्छा, ये जो dB आया ये तो एक डीएल की वजह से आया है, ऐसे इसमें यहां से लेकर तो बहुत सारे डीएल होंगे। तो क्या करेंगे, इसका टोटल इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे ओवर द कंप्लीट लेंथ, यू विल गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो बायोट-सीवर्ट्स लॉ जो हमारे पास आया, हाँ, मेन टूल क्या है, सर ने क्या कंसीडर करके जो है हमें dB निकाल के दिया, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने एलिमेंट्स। और एक याद रख लेना, इस डीएल की खुद की कोई डायरेक्शन नहीं है, डीएल इटसेल्फ हैज नो डायरेक्शन। डीएल की खुद की कोई डायरेक्शन नहीं है, इसकी वही डायरेक्शन है जो करंट की। इट हैज सेम डायरेक्शन एज करंट, इट हैज सेम डायरेक्शन, मतलब डीएल को एक वेक्टर के तौर पर मान के चलोगे, जो काम करंट करेगा वही काम डीएल करेगा, करंट को ही फॉलो करेगा ये। तो इट हैज सेम डायरेक्शन एज करंट, तो जो डायरेक्शन आपकी करंट की होती है वही डायरेक्शन इस डीएल की होती है। गॉट इट? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो बायोट-सीवर्ट्स लॉ आया वो आया हमारे पास dB इक्वल टू आया हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये है हमारे पास बायोट-सीवर्ट्स लॉ स्केलर फॉर्म। इसमें जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इसकी वैल्यू लिखनी है आपको न्यूमेरिकल के लिए 10 की पावर -7। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू पावर -7। इस म्यू नॉट को बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी।
मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था एप्सिलॉन नॉट, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की परमिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं बायोट-सेवर्ट्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। किसमें? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म आपको याद रखनी है डीबी वेक्टर, और वेक्टर का मतलब है कि हमें मैग्नीट्यूड भी बताना है और हमें डायरेक्शन भी बतानी है। तो dB इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई। अच्छा एक बात बताइए, ये जो थीटा बन रहा है, इसमें जो थीटा बन रहा है वो एंगल बिटवीन विच टू क्वांटिटी, किन दो चीजों के बीच में एंगल है ये? तो सर ये एंगल बिटवीन है किसके बीच में? डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। इस डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इनके बीच में एंगल है। याद रखना बायोट-सेवर्ट्स लॉ में जो आपको एंगल लेना है वो डीएल और आर के बीच में लेना है। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई। ठीक है, हां जी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऊपर आर से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे आर से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? हां जी, जस्ट ऊपर आर से मल्टीप्लाई, नीचे आर से डिवाइड किया मैंने, ये बना मेरे पास। अभी एक बार बुझो, क्या इसमें और इसमें फर्क है? कोई फर्क नहीं है, जस्ट आर और आर एक्स्ट्रा ऐड किए। अब मैं, ठीक है, अब एक बात बताओ, इतनी चीज को ऑब्जर्व करके बताओ, क्या ए बी साइन थीटा जैसा नजर नहीं आ रहा है? क्या ये क्या नजर आ रहा है? ए बी साइन थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। ए बी साइन थीटा को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है ए क्रॉस बी। ए बी साइन थीटा याद करो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को हम लिखते थे ए क्रॉस बी। ए इसमें डीएल है, बी दूसरा आर है, तभी तो बोला एंगल किसके बीच में? डीएल और आर के बीच में। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको लिखेंगे आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये आ गया हमारे पास बायोट-सेवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यह बायोट-सेवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। तो आपको डायरेक्शन देखने के लिए आपको डीएल से आर की तरफ रोटेट करना है, डीएल की तरफ हाथ करना है और आर की तरफ घूम जाना है। आपका राइट हैंड रूल से आपको पता चल जाएगा कि उस पी पॉइंट पर डीबी की डायरेक्शन किधर आई है। हाँ जी, अप्लाई करते हैं। देखो, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्रॉस प्रोडक्ट रूल, डायरेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो आया हुआ क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट रेडी कर लेते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, वो खुद से करोगे आप। इतनी मुझे श्योरिटी है कि अगर कॉन्सेप्ट को सीख लोगे, अप्लाई करना सीख लोगे, तो जो आया हुआ क्वेश्चन है वो भी कर दोगे, ठीक है। हाँ, तो क्या है हमारे पास डीबी वेक्टर फॉर्म में? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो सबसे पहले जो आपको हाथ रखना है अपना राइट हैंड, वो डीएल की तरफ रखना है और ऐसे रखना है कि आपका जो ये पाम है, जो व्हाइट फेस है, वो आर के सामने होना चाहिए। मतलब जिस पॉइंट पर निकालना है उसको जाकर थप्पड़ मारे। ये स्लैप रूल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्लैप। तो देखो, व्हाइट फेस उसकी तरफ रखना है जिस पॉइंट पर निकालना है। तो पॉइंट उधर है, व्हाइट फेस भी सामने है और डीएल की तरफ ऐसे हाथ रखना है सीधा। तो डीएल से आर की तरफ ऐसे नीचे मार दिया, तो अंगूठा किधर आ रहा है? देखो, अंगूठा अंदर अंदर। डीएल, वापस बता रहा हूं, डीएल से आर की तरफ है, कहां गया? अंदर की तरफ। तो इस पी पॉइंट पर क्या आया? अंदर की तरफ को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस। तो हमने इसको कौन से रूल से बता दिया? क्रॉस प्रोडक्ट रूल से। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये वायर ऐसे थी, अगर मुझे यहां निकालना होता तो यहां निकालना होता तो क्या होता? अब की बार ऐसे घूमते, ये डीएल काटते, तो अब की बार डीएल ऐसे, व्हाइट फेस वापिस इसकी तरफ, अंगूठा कहां है? बाहर की तरफ। तो इस पर आता डॉट और यहां आता इनवर्ड। तो ये बायोट-सेवर्ट्स लॉ था जो आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है, फिर हम बात करेंगे फोर्स ऑन ए कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, फिर लास्ट में जो रहेगा डोमेस्टिक सर्किट, घर में कितनी है। तब तक के लिए इसको तैयार कीजिए। अभी हम वो टॉपिक्स हम जो है इसके ऊपर देखेंगे, आते हैं।